हेलो बच्चों, मैं अजीत वर्मा आपके सामने। और आज के ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा आपसे रिसर्च प्रोसेस के बारे में। देखिए, रिसर्च प्रोसेस है सर्टेन स्टेप्स। और डे वन पे ही जब मैंने आपको रिसर्च का एक्सप्लेनेशन दिया था, मैंने आपको बताया था कि रिसर्च हैज़ अ पर्टिकुलर रिसर्च हैज़ टू बी डन इन अ पर्टिकुलर वे, इट हैज़ सर्टेन प्रोसेस एंड इट इज़ सिस्टमेटिक। तो वो सब बात जो की गई थी उसका आज हम समझ पाएंगे कि हमने क्यों कहा था। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो प्रोसेस है मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ, बाकी इसको मैं स्टेप बाय स्टेप अभी बात करूँगा। सबसे पहले हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं रिसर्च का, उसको डिफाइन करते हैं। फिर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च फ्रेम करते हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिसर्च के। उससे रिलेटेड जो लिटरेचर अवेलेबल है उसको रिव्यू किया जाता है। फिर हाइपोथेसिस फ्रेम की जाती है। फिर हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। फिर सैम्पल डिज़ाइन फ्रेम किया जाता है। उससे रिलेटेड फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट को हम फाइनली एग्जीक्यूट कराते हैं। डेटा एनालिसिस की जाती है। उसके बाद उसके इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं और फाइनली उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ 12 स्टेप्स आपके सामने हैं। कमियां ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी बुक्स, बट इट डजेंट मैटर। जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझने वाली, वो अभी हम इसके प्रोसेस में समझेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बात की आपसे कि यू हैव टू कम अप विद अ सर्टेन टॉपिक। देखिए, सबसे ज़्यादा जो टफ टास्क है वो यही है कि टॉपिक क्या लिया जाए। क्योंकि ऑलमोस्ट व्हेन वी सर्च फॉर द टॉपिक वी फाइंड दैट ऑलमोस्ट द वर्क इज डन इन ईच एंड एवरी एरिया। सो whether you are doing the PhD or whether you are a researcher, it's very hard to, or it's very tough to frame your topic. But again, you have to frame a topic, and while framing the topic, the some factors need to be considered. It should have a relevance. देखिए, टॉपिक जो भी आप लें उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कुछ रेलिवेंस होनी चाहिए, अन्यथा ना लें। भाई, आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे क्या फ़ायदा होगा, आप क्यों करना चाह रहे हैं उस टॉपिक पे रिसर्च। तो इसीलिए आपको इन सारी बातों का जवाब पहले से मालूम होना चाहिए टॉपिक फ्रेम करते समय। फिर इसके बाद वेदर दी प्रॉब्लम इज़ ऑलरेडी रिसर्च बिफोर, ये भी अगर पता लगा सकते हैं तो पता लगाएं कि क्या उस पर पहले काम हो चुका है, क्या उस मुद्दे पे पहले रिसर्च हो चुकी है। फिर इसके बाद आप देख लीजिए कि स्कोप रिक्वायर्ड डेटा मस्ट बी अवेलेबल। उस पर्टिकुलर टॉपिक का स्कोप क्या है, एप्लीकेशन पार्ट क्या है। आप अगर रिसर्च कंप्लीट भी कर लेते हैं तो उस डेटा को या उस रिसर्च को कौन इस्तेमाल करेगा, ये आपको देखना है। और उससे जुड़ा हुआ डेटा आपको कहाँ मिल पाएगा, ये भी आपको देखना है। फिर कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड, क्या आपके रिसर्च कंप्लीट करने से उस फील्ड में कोई नॉलेज इन्हेंसमेंट होगा, क्या डेटा में आप कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी आपको सोच लेना है। रिक्वायर्ड कॉपरेशन फ्रॉम दी रिसर्च गाइड, जनरली आपको एक गाइड की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपको सही दिशा बताए कि आपको रिसर्च किस तरीके से करनी है। उससे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग। एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द टॉपिक सेलेक्टेड, आप ये भी देख लीजिए कि क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, इसके बाद आप प्रॉब्लम को अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज़ अ ग्रेट टास्क। जनरली गलती यहीं पर होती है कि हम एक्चुअली प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते ही नहीं है या गलत प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च को आगे बढ़ा देते हैं। विश्वास कीजिए, ज़्यादातर किताबों में ये मेंशन है कि हमारी 70% ऑफ द रिसर्च इज़ कंप्लीट व्हेन वी हैव एक्चुअली आइडेंटिफाइड द करेक्ट प्रॉब्लम। नहीं तो क्या होता है कि हम गलत प्रॉब्लम को लेकर रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं और गलत ही रिजल्ट्स निकलते हैं, तो हम उसको रिसर्च को भी गलत तरीके से कंप्लीट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चेक कर लीजिए कि क्या आपने सही प्रॉब्लम ही चुनी है। और अच्छी एक रिसर्च में आपको देखना है, इट शुड स्टेट द कॉन्सेप्ट्स टू बी रिलेटेड क्लियरली, कोई एम्बिग्यूटी ना हो उसके अंदर। जो भी प्रॉब्लम है स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। एंड सॉल्यूशन शुड बी फिजिबल, प्रैक्टिकली वो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने योग्य हो। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के, वो कहीं ना कहीं आपको फ्रेम करने हैं। तो दो पार्ट्स में रिसर्च के ऑब्जेक्टिव आप डिस्क्राइब कर सकते हैं।
एक आप जनरल ऑब्जेक्टिव लेके चल सकते हैं और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो उस दिशा में जो भी कार्य हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनके आधार पर आप एक जनरल ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे जो आपके कंट्रीब्यूशन को बताएगा। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आपके रिसर्च से बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च में जिनका आप स्टडी करेंगे, जिन पे फोकस रखेंगे, वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपके रहेंगे। दोनों ही तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आप अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे और आपको उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये मेरे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने से बचें, कम हो ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर हो, वो बेहतर एक रिसर्च का उदाहरण है। इसके बाद बात आती है लिटरेचर रिव्यू की। देखिए, लिटरेचर रिव्यू नाम से समझ में आ रहा है कि हम उस रिसर्च को जो हम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी डेटा कहीं भी अवेलेबल है या जो रिसर्च हो चुकी है, क्या हमने उसको स्टडी कर लिया है। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा? उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें पता लग जाएगा कि रिसर्च में क्या क्या हो चुका है और हमारा काम आसान हो जाएगा। जो काम नहीं हुआ है या जो पॉइंट छूट गए हैं वो हम कवर कर पाएंगे। तो जनरली जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस के जवाब भी मिल जाते हैं। वाई यानी कि क्यों लिटरेचर रिव्यू किया जाए, व्हेन कब किया जाए, हु मीन्स किसके द्वारा लिटरेचर रिव्यू किया गया है, व्हाट क्या कहा गया है, उसमें टॉपिक के रिलेटेड बात की जा सकती है, हाउ किस तरीके से किया गया है, एंड वेयर कहाँ पर किया गया है, लोकेशन चेंज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें लिटरेचर रिव्यू में आपको मिल जाएंगी और ये आप अपनी रिसर्च से जोड़कर भी देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों का जवाब मिलने पर आप अपनी रिसर्च को देखिए, डिस्क्रिपेंसी कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि अगर रिसर्च सेम टॉपिक पे भी हो चुकी है तो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट ज़रूर होगा। सिचुएशन अलग होगी, कंडीशंस अलग होंगी, जगह अलग हो सकती है, पॉपुलेशन अलग हो सकती है, सैम्पल साइज डिफर कर सकता है। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसको लेकर आप अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। एक अगर कॉन्सेप्ट देखें लिटरेचर रिव्यू का, क्या है? इट कंटेन्स अ क्रिटिकल एनालिसिस एंड द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज। अब वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं? आप न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, गूगल पे जो डेटा है, ये सब आपके लिए लिटरेचर रिव्यू का काम करेगा। इसके बाद आप वर्किंग हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हैं। वर्किंग हाइपोथेसिस, देखिए हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक एजम्पशन। जैसे जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एज्यूम करके चलेंगे कि हम ये रिसर्च में आगे क्या पाएंगे या हम क्या टेस्ट करने जा रहे हैं। तो जो एजम्पशंस हैं बेसिकली वो आपके लिए हाइपोथेसिस हैं, और यही हाइपोथेसिस हम रिसर्च में डेटा कलेक्शन के बाद टेस्ट भी करते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस हर तरीके की रिसर्च में ज़रूरी नहीं होती है। यह आपको मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च का ट्यूटोरियल भी बनाया है, वहाँ आप टाइप्स ऑफ रिसर्च समझ लीजिएगा। और हर तरीके की रिसर्च में जनरली हाइपोथेसिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ रिसर्च स्टडीज़, इन एम्पिरिकल काइंड ऑफ रिसर्च स्टडीज़, जहाँ पर हमें हाइपोथेसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर बात आती है रिसर्च डिज़ाइन की। अब रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च डिज़ाइन पे भी बच्चों मैं आपको बता दूं, एक सेपरेट ट्यूटोरियल है जो आप पा सकते हैं यूट्यूब पे। अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहीं आपको ये दिख जाएगा। रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च डिज़ाइन के बारे में कितने तरीके के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, ये ट्यूटोरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस ये बता दे रहा हूँ कि रिसर्च डिज़ाइन इज़ बेसिकली अ फ्रेमवर्क फॉर डूइंग द रिसर्च। इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च विच टेल्स यू अबाउट डिफरेंट थिंग्स। रिसर्च क्यों की जा रही है, कौन करेगा, कहाँ पे रिसर्च होगी, कब कंप्लीट होगी, रिसर्च से हमें क्या मिलेगा, रिसर्च के रिजल्ट से हमें क्या फ़ायदा होगा, इन सारी बातों का जवाब आपको रिसर्च डिज़ाइन से मिल जाता है। ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं है जिसका रिसर्च डिज़ाइन ना हो। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ, हर तरीके की रिसर्च यानी कि हर टाइप की रिसर्च में आपको रिसर्च डिज़ाइन लिखना ही है। रिसर्च डिज़ाइन के बिना कोई भी रिसर्च नहीं लिखी जा सकती, नहीं की जा सकती है। क्या रिसर्च डिज़ाइन के फीचर होने चाहिए? इट शुड बी फ्लेक्सिबल। देखिए, उसमें स्कोप हो चेंज का, क्योंकि बहुत सी ऐसी रिसर्च होती हैं जो थोड़ा टाइम मांगती हैं, कुछ महीने भी चल सकती हैं, कुछ साल तक भी चल सकती हैं। तो जहाँ हर दिन कुछ बदल जाता है
तो हर महीने ही कुछ बदल सकता है और सालों में तो डेफिनेटली चेंज आएगा ही आएगा। तो उस चेंज को कहीं ना कहीं हम अपने रिसर्च में इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, इसीलिए हमें एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन कहता है कि वो फ्लेक्सिबल हो। अगर उसमें चेंज करने के लिए स्कोप होगा तो मैं आसानी से अपने रिसर्च डिज़ाइन में चेंज कर पाऊँगा। एप्रोप्रिएट हो, एप्रोप्रिएट मतलब सही हो, मेरे रिसर्च के अनुसार हो, ऐसा रिसर्च डिज़ाइन मुझे चाहिए। एफिशिएंट हो, अच्छे रिजल्ट्स मुझे ला के दे। मैं ऐसा रिसर्च डिज़ाइन हमेशा चाहूँगा जो मुझे कम पैसों में कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मेरे लिए एफिशिएंसी बढ़ा दे। फिर इकोनॉमिकल भी हो, जैसे मैंने अभी बताया, मेरा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम और रिसोर्स ना लगे। रिसर्च डिज़ाइन ऐसा हो कि कम पैसे लगा के ही मेरी रिसर्च भी कंप्लीट हो जाए और उसमें एफिशिएंट रिजल्ट्स भी मुझे मिल जाए। इट मिनिमाइजेज द बायसनेस, मैं ये भी चाहता हूँ कि उसमें किसी भी तरीके का पक्षपात ना हो, बायसनेस ना हो, किसी विशेष ग्रुप, किसी विशेष इंडिविजुअल या सिचुएशन का मैं वहाँ पे बायस ना बनूँ और वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट फिगर या रिजल्ट्स मेरे सामने रखे। तो ऐसा रिसर्च डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। लास्टली, इट मैक्सिमाइजेज द रिलायबिलिटी ऑफ कलेक्टेड डेटा एंड एनालाइज्ड। देखिए, जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क ना हो। अब रिलायबिलिटी क्या होती है कि वो डेटा कितना ऑथेंटिक है, मैंने जिस भी सोर्स से वो डेटा लिया है, क्या मैं उसको एक ऑथेंटिक या रिलायबल सोर्स कह सकता हूँ। तो जैसा रिसर्च डिज़ाइन मैंने फ्रेम किया होगा और उस डेटा को कलेक्ट करने के जो भी मेथड्स मैंने लिखे होंगे, वो इस बात को तय करेंगे कि वो डेटा कितना रिलायबल है। ये आगे हम बात करेंगे अगले ट्यूटोरियल्स में। इसके बाद बात आती है सैम्पलिंग डिज़ाइन की। जब आप रिसर्च डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे तो बात आती है सैम्पलिंग डिज़ाइन की। सैम्पल का मतलब होता है पॉपुलेशन का पार्ट, अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जिस पॉपुलेशन पे आप स्टडी करने जा रहे हैं, ज़्यादातर जगहों पर समय के अभाव में, रिसोर्सेज के अभाव में, हम उस पॉपुलेशन को पूरा स्टडी ना करके उसका कुछ भाग यानी कि सैंपल एक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उस पर स्टडी की जाती है। वही सैंपल किस तरीके से आप निकालेंगे, किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा पॉपुलेशन में से, ये सैम्पलिंग डिज़ाइन का पार्ट है। तो देर आर वेरियस मेथड्स टू ड्रॉ दी सैंपल। अब वो मेथड्स क्या हो सकते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इन तरीके के मेथड्स या सैम्पलिंग्स जनरली होती हैं। दो कैटेगरी में हम रखते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। नॉन प्रोबेबिलिटी में अगेन वी हैव द कन्वीनियंस, जजमेंट, कोटा, स्नोबॉल काइंड ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। In probability design, we have simple random, systematic, stratified, cluster kind of sampling methods and multi-stage। ये सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स एक अलग ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पर ही। डेटा कलेक्शन की बात आती है इसके बाद। जब आपने सैंपल भी ड्रॉ कर लिया है तो आप उसमें डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा कलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि सारी चीज़ें आगे की आपके डेटा कलेक्शन पर ही निर्भर करेंगी। डेटा कलेक्शन किस तरीके से किया जाए, कौन से मेथड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है पहले से क्लियर कर लेना। तो रिसर्च प्रोसेस में जहाँ डेटा कलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, पहले से आपको मालूम हो कि डेटा कलेक्शन के लिए हम किन मेथड्स को ऑप्ट करेंगे। तो जनरली जब हम मेथड्स की बात कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के, दो तरीके के सोर्सेज हैं इसमें, सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा सोर्सेज, जिनको हम लेके चलेंगे। सेकेंडरी डेटा सोर्सेज में बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, पहले की हुई रिसर्च है, सेंसस है, पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं जो आपको मिल सकते हैं लोगों के पास, क्लाइंट हिस्ट्रीज़ हैं जैसे डॉक्टर्स के पास रहती हैं, मेडिकल लाइन में रहती हैं, एंड सर्विस रिकॉर्ड्स रहते हैं जो एम्प्लॉयज़ के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। फिर प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। प्राइमरी सोर्सेज भी कई हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन है जिसमें आप लाइव डेटा कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं आप, और फिर आप सर्वे वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चनायर मेथड, उसके द्वारा भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी के बारे में एक सेपरेट यूट्यूब ट्यूटोरियल बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये पॉइंट आप लिखें भी रिसर्च प्रोसेस में, अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। एग्जीक्यूशन मतलब अगर देखा जाए तो डेटा कलेक्शन से ही आपके इस प्रोजेक्ट का या रिसर्च का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। फिर बात आती है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा।
जो देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है बेसिकली, जब आपके पास डेटा कलेक्ट होकर आ जाता है तो आप उसको फीड करते हैं एक्सेल में, और कंप्यूटर में आप उसको फीड करना शुरू करते हैं. सो दैट इज़ बेसिकली द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और स्टोरिंग ऑफ डेटा. सो एक्चुअली आप रोज़ में, कॉलम्स में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं. इसके अलावा आप डायग्राम, ग्राफ, पिक्चर, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ठीक है, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए. डिपेंड ये करता है कि आपका डेटा किस तरीके का है, किस तरीके के कंपैरिजन, किस तरीके की आप उस डेटा से रिजल्ट चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं. वही डायग्राम या वही प्रेजेंटेशन मेथड आपके लिए उचित रहेगा. तो इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा, या जो भी रिसर्च है उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का हमें उसमें प्रेजेंटेशन चाहिए. इसके बाद बात आती है एनालिसिस ऑफ डेटा. एनालिसिस आप डेटा पे करते हैं, सर्टेन मेथड्स या सर्टेन टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर रिजल्ट्स को ड्राइव करने के लिए. अगर आपने हाइपोथेसिस पहले बना रखी हैं तो भी आप उसको चेक करेंगे और उसको कोशिश करते हैं कि आप नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो भी आप लेके चले हैं वहाँ कितनी सही हैं और कितनी गलत है. उसके बाद बात आती है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन की. कहीं ना कहीं जब डेटा कलेक्ट होके आ गया आपके पास, आपने एनालिसिस कर ली, उसके बाद आप इंटरप्रेट करते हैं उसको और एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं. देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आप पूरे पॉपुलेशन पे स्टडी ना करके एक सैंपल पर रिसर्च कर रहे हैं. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और 1 लाख में से आपने 1000 का सैंपल लिया है, तो क्या विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि 1000 लोगों पर रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे हूँ कि बाकी के जो 1 लाख लोग हैं जो जहाँ से वो सैंपल लिया गया है, उनकी भी धारणा यही, अगर ऐसा मैं कह रहा हूँ तो दिस इज़ अ जनरलाइजेशन काइंड ऑफ अप्रोच जो मैं यहाँ पर लेके चलूँगा. इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या किसी चीज़ पे जो आप डेटा कलेक्ट किया है आपने, तो रिसर्चर का क्या इंटरप्रिटेशन है, रिसर्चर का क्या सोचना है. जैसे एक डॉक्टर इंटरप्रेट करता है, डॉक्टर मरीज या पेशेंट से कुछ टेस्ट करवाता है, उसकी रिपोर्ट्स को देखकर समझता है, इंटरप्रिटेशन देता है अपना, और फिर उसके लिए दवाइयाँ लिखता है. तो वही काम एक रिसर्चर का भी है. डेटा आने के बाद, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद वो अपना इंटरप्रिटेशन वहाँ पर देता है. इसके बाद जो लास्ट में बात आती है वो है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग की. आप कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लीजिए, जब तक उसको एक पर्टिकुलर वे में आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, जब तक उसको आप लिखेंगे नहीं सही तरीके से, वो रिसर्च किसी भी यूज़ की नहीं है, क्योंकि वो आगे जा नहीं पाएगी, आपके रिजल्ट्स आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे. तो बेहतर ये है कि आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट करें और उसके बाद उसके रिजल्ट्स को भी पब्लिश करें. पब्लिश आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या एक हार्ड कॉपी के वे में भी उसको आगे बढ़ा सकते हैं. हार्ड कॉपी बनना बहुत ही ज़रूरी है रिसर्च की, क्योंकि वो लाइब्रेरीज़ में, बाकी इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स, कॉलेजेस में भी जा सकती है एक रिसर्च पेपर के फॉर्म में. तो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क. और किस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है, कितने तरीके की रिसर्च रिपोर्ट होती है, रिसर्च रिपोर्ट लिखने में कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, इसके लिए एक सेपरेट ट्यूटोरियल अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर ही मेरे, आप उससे इसको देख सकते हैं. उम्मीद है बच्चों आपको रिसर्च प्रोसेस समझ में आया होगा. इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ. थैंक यू.